हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन देख रहे थे। और चार्जिंग बाय इंडक्शन का एक सीधा सीधा मीनिंग है कि किसी भी बॉडी को चार्ज कर देना विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट। मतलब सपोज़ यहाँ पर एक बॉडी है और राइट नाउ ये एक न्यूट्रल बॉडी है, बराबर है। ये एक इंसुलेटिंग स्टैंड हो गया। इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर यहाँ पर एक स्पीयर है और ऑब्वियस सी बात है, इस स्पीयर के ऊपर जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होंगे। मतलब ये जो स्पीयर है ये कैसा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि जितने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उतने इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये हो गया स्टेप नंबर 1। अगर सेम इसी स्पीयर को हम लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ है, ये उसका इंसुलेटिंग स्टैंड हो गया। यहाँ पे जितने पॉजिटिव चार्ज थे उतने नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इस बॉडी के जस्ट कुछ दूरी पर एक और ऑलरेडी चार्ज्ड स्पीयर रख दिया। और सपोज़ इस स्पीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये कैसा स्पीयर है, ऑलरेडी चार्ज स्पीयर है, और इस स्पीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो अब क्या होगा, इन पॉजिटिव चार्जेस से इस ये बॉडी के ऊपर जितने पॉजिटिव चार्ज थे उतने नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर इस बॉडी के ऊपर जितने भी नेगेटिव चार्ज थे वो इस बॉडी के तरफ जो पॉजिटिव चार्ज है उनसे अट्रैक्ट होने के लिए इस बॉडी के इस फेस पे आ जाएंगे, बराबर। मतलब सपोज़ ये स्पीयर है तो ये स्पीयर डिवाइडेड इनटू हाफ, 2 पार्ट्स। तो आधे पार्ट में क्या रहेगा, पूरे नेगेटिव चार्ज रहेंगे, और ये आधे पार्ट में पूरे पॉजिटिव चार्ज रहेंगे। तो मतलब यहाँ पर क्या हो गया, एक प्रकार से पोलराइजेशन हो गया। तो ये पहले न्यूट्रल बॉडी थी, तो न्यूट्रल बॉडी के एक फेस पे पूरे नेगेटिव चार्ज आ गए और एक फेस पे पूरे पॉजिटिव चार्ज आ गए। और ये किसके कारण हुआ, ये ऑलरेडी चार्ज्ड बॉडी के कारण, ये जो बॉडी ऑलरेडी चार्ज बॉडी है इसके कारण, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर, मतलब ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। और स्टेप नंबर 2 में हम लोगों ने क्या किया, हमारी जो न्यूट्रल बॉडी थी और न्यूट्रल बॉडी के जस्ट पास में एक ऑलरेडी चार्ज बॉडी रख दी, ठीक है। अब हम लोग स्टेप नंबर 3 में क्या करने वाले हैं कि स्टेप नंबर 3 में हम लोग यहाँ पे ग्राउंड कनेक्ट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर ये वाला जो स्पीयर था जिसमें चार्ज पोलराइज्ड हो गया, तो वही स्पीयर यहाँ पर है। यहाँ पर सारे नेगेटिव चार्ज है। क्यों नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी चार्ज बॉडी थी और ये ऑलरेडी चार्ज बॉडी के ऊपर सारे कौन से चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और हम लोगों ने यहाँ पे क्या कनेक्ट कर दिया, ग्राउंड कनेक्ट कर दिया। तो ये ग्राउंड कनेक्ट करने के कारण क्या हुआ कि जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे वे सारे के सारे ग्राउंड में चले गए और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा चार्ज बचे, नेगेटिव चार्ज। एंड सबसे लास्ट स्टेप नंबर 4 में हम लोग क्या करते हैं, ये जो ऑलरेडी चार्ज बॉडी थी इसको भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। अब जैसे हम लोग ये ऑलरेडी चार्ज बॉडी को यहाँ से हटाएंगे तो इस तरीके से ये हमारी ये स्पीयर है और ये स्पीयर पे जो नेगेटिव चार्ज था ये ग्राउंड को भी यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा, बराबर। ये स्पीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, चार्जिंग बाय इंडक्शन, कि भाई बिना दो बॉडी को कांटेक्ट में लाए बिना, है ना, दो बॉडी को जस्ट एक दूसरे के नज़दीक रखा है और एक बॉडी के कारण दूसरे बॉडी को हम लोगों ने क्या किया, चार्ज कर दिया। इसके बाद में हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन था, विच इज़ बिगर अ कूलम्स और अ चार्ज। दोनों में से क्या बड़ा होता है, विच इज़ बिगर अ कूलम और अ चार्ज। सिंपल सी बात, कूलम और अ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज बड़ा होता है या 1 कूलम बड़ा होता है, विच इज़ बिगर। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोगों ने उतना तो डिफ़िकल्ट है नहीं क्वेश्चन, लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन के ऊपर डिपेंड है, चार्ज की जो प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन उसके ऊपर डिपेंड है ये। तो हम लोग बोलते हैं कि टोटल चार्ज इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन एलिमेंट्री पार्टिकल। तो टोटल चार्ज में कितना रखना है, 1 कूलम, इज इक्वल टू n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और e मतलब चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज माइनस कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये कूलम और ये कूलम गेट कैंसिल
और यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे क्योंकि नंबर निकालना है। तो 1 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू n। 1 बाय 1.6 की वैल्यू आएगी आपकी 0.625 इंटू 10⁻⁻19 ऊपर गया तो 10⁻+90, मतलब इतने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन मिलकर, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो 625 इंटू 10⁻19 में से 3 कम हुए मतलब 16, इतने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 कूलम का चार्ज बनाएंगे। मतलब ऑब्वियस सी बात है 1 कूलम इज़ मच ग्रेटर देन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से 1 कूलम बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। बच्चों इसके बाद में हमारे पास एक छोटा सा कंसेप्ट है कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। चार्ज और मास के बीच में डिफरेंस क्या है? तो हम लोग बोलते हैं भाई चार्ज और एक तरफ लिखा मास। तो सबसे पहला डिफरेंस तो इन दोनों का डिफिनेशन है कि चार्ज का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट। चार्ज का मतलब क्या होता है, द प्रॉपर्टी possessed by the material body due to which electrical and other related effects are shown। और मास का मतलब क्या हो गया, द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी। तो सबसे पहले तो आप इनकी डेफिनेशंस लिखना और बाद में मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इनके ऊपर फोकस करो। इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ, मतलब क्या है इम्पॉर्टेंट रोल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। चार्ज के बिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही नहीं होगा, बराबर है ना। इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, ये साइमल्टेनियस इफेक्ट है। अगर इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ जाता है तो वहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट भी आ जाता है, और ये दोनों इफेक्ट चार्ज के बिना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर हम लोग बोलते हैं मास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रेविटेशन में, हम लोग सब जानते हैं। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, या फिर किसी बॉडी पे चार्ज जीरो भी हो सकता है, लेकिन किसी भी बॉडी का मास कभी जीरो नहीं होता, मास हमेशा पॉजिटिव रहता है। फिर आप लोग बोलते हो कि चार्ज को अगर आप वेलोसिटी प्रोवाइड करते हो तो वेलोसिटी बढ़ाने या कम करने पर चार्ज का मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं होगा, इसलिए तो हम लोगों ने चार्ज को इनवेरिएंट भी कहा था। लेकिन मास में ऐसा है, देखो ये जो मास है ना, ये चेंज होने वाला मास है, बराबर है ना। और ये जो m0 है, ये रेस्ट मास है बॉडी का। तो अगर आपने किसी भी बॉडी को लाइट की स्पीड के आसपास की स्पीड प्रोवाइड की है, तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइट की स्पीड के आसपास की स्पीड प्रोवाइड की है, तो उस ऑब्जेक्ट का मास वेरी होता है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, रिलेटिव थ्योरी ऑफ, है ना, ये रिलेटिव थ्योरी है आइंस्टाइन की। तो m इज इक्वल टू m0 डिवाइड बाय √1 माइनस v²/c²। यहाँ पर जो ये m0 है, ये m0 का मतलब है रेस्ट मास। किसका रेस्ट मास है? ये कोई भी ऑब्जेक्ट का, बराबर। अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसका रेस्ट मास m0 है। अगर आपने उसको मोशन दिया है, मतलब वेलोसिटी प्रोवाइड की, लेकिन उसकी जो ये वेलोसिटी भी है ये कंपेरेबल टू लाइट होनी चाहिए, तो ही उस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो स्पीड के हिसाब से वेरी होगा। इसका मतलब क्या हो गया, मास इन्वेरिएंट नहीं होता है लेकिन चार्ज इन्वेरिएंट होता है, मतलब स्पीड के हिसाब से चार्ज वेरी होता है, मास बिल्कुल भी वेरी नहीं होता है। दूसरा, नेट चार्ज ऑफ सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड। ये हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहाँ पर देख लिया। लेकिन हम लोग बोलते हैं मास इज़ नॉट कंजर्व बाय इटसेल्फ इन रिलेटिविस्टिक प्रोसेस। मास खुद से कंजर्व नहीं होता है, रिलेटिविटी, मतलब देखो हम लोग देखते हैं ना कि मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी बराबर इज इक्वल टू mc² में, मतलब चेंज इन मास, और मास काय में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बराबर है क्या, q इज इक्वल टू प्लस माइनस n मल्टीप्लाई बाई ई, बराबर। छोटे छोटे इंटीग्रल पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज आते हैं उनको, है ना, इंटीजर मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज ऑन एलिमेंट्री पार्टिकल ही किसी भी बॉडी के ऊपर आने वाला टोटल चार्ज है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि येट टू बी स्टेब्लिश्ड, मास का जो क्वांटाइजेशन है वो अभी तक हमें मतलब परफेक्टली पता नहीं है कि भाई मास भी क्वांटाइज्ड होता है। फोर्स बिटवीन टू चार्ज में भी अट्रैक्टिव भी हो सकता है, अगर अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्टिव होगा, अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज है तो अट्रैक्ट होगा, और सिमिलर पोलैरिटी का चार्ज है तो रिपेल होगा। और फोर्स बिटवीन टू मास आर ऑलवेज अट्रैक्टिव, लेकिन दो मास के बीच का जो फोर्स रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, अट्रैक्टिव रहेगा। नेक्स्ट है, इट मे नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। ऑब्वियसली बात है, चार्ज किसी मटेरियल बॉडी की प्रॉपर्टी है, और अगर मास ही नहीं रहेगा तो चार्ज का अस्तित्व नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि मास, न्यूट्रॉन के ऊपर मास होता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल बॉडी है ना, तो मतलब बिना चार्ज के मास एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन बिना मास के चार्ज बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो बच्चों ये हम लोगों ने देखा था चार्ज और मास के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस। इसके बाद हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं जिसका नाम है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है कि सपोज़ यहाँ पर एक चार्ज है,
और यहाँ पर एक चार्ज है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10⁻⁻15 मीटर मतलब फर्मी, 10⁻⁻15 मीटर मतलब फर्मी, 1 फर्मी से कम नहीं रहना चाहिए। तो ये कूलम्स लॉ का लिमिटेशन के अंदर आता है कि कूलम्स लॉ तभी बहुत अच्छे से अप्लाइड है कि दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 फर्मी से ज़्यादा हो, और सेकेंडली दोनों जो चार्ज है वो स्टैटिक पोजीशन पर रहना चाहिए, मतलब दोनों चार्जेस रेस्ट पे रहना चाहिए। तो सपोज़ व्हाट एवर द चार्ज, ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2। यहाँ पे हम लोग फ़िलहाल चार्ज की पोलैरिटी को कूलम्स लॉ में नहीं देखते हैं, पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, लेकिन हम लोग पोलैरिटी के हिसाब से ये बोल देते हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन। तो अट्रैक्शन कब होगा, जब अपोजिट पोलैरिटी है तो अट्रैक्शन हो जाएगा, और सिमिलर पोलैरिटी है तो रिपल्शन हो जाएगा। तो हम लोग बोल देते हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू चार्ज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किससे, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्ज, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट से, और यही फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये पहला, जैसे कि देखो ये सिमिलर है किसके, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, काफ़ी एनालॉजी है इसमें। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्ज एंड दैट फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अब अगर हम लोगों ने इन दोनों फार्मूले को कंबाइन किया तो हम लोग बोलते हैं एफ इज इक्वल टू सर्टन कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाय Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। देखो मैं बार बार यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं लूँगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ये चार्ज का मैग्नीट्यूड है, चार्ज की डायरेक्शन यहाँ पे या फिर चार्ज की पोलैरिटी यहाँ पर नहीं है, बराबर डायरेक्शन नहीं बोल सकते, चार्ज की पोलैरिटी हम लोगों ने नहीं लिया। यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो कांस्टेंट आता है 1/4 इंटू परमिटिविटी ऑफ मीडियम। देखो ये जो एक वर्ड है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये इसके पहले कभी नहीं आया था, बराबर है ना, इसके पहले ये वर्ड कभी नहीं आया था, आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि भाई ये जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, तो यहाँ पर हम लोग कौन सा फोर्स पढ़ रहे हैं, बोले सर यहाँ पर हम लोग कूलम्स लॉ में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है कि दो चार्ज कौन से मीडियम में रखा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और इसी के विपरीत जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स इंटरवेनिंग मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इंटरवेनिंग मीडियम मतलब दो बॉडीज़ के बीच में कैसा मीडियम है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये पूरी तरीके से किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि दो चार्ज के बीच का मीडियम कौन सा है। अगर दो चार्ज के बीच में एयर है तो वहाँ पर फोर्स ज़्यादा रहेगा, दो चार्ज के बीच में अगर वाटर है तो वहाँ पे फोर्स कम रहेगा, है ना। तो अलग अलग मीडियम में एक्चुअल में होता क्या है कि इस तरीके से यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर एक ये नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज में से कंटिन्यूसली, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में कंसेप्ट आता है कि पॉजिटिव चार्ज में से कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलते रहती है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकलती है। अगर ये आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है तो, अगर ये आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, आइसोलेटेड मतलब इसके आसपास में कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो ये पॉजिटिव चार्ज से कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब ऐसे रास्ते जिस रास्ते से कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव हो सकता है, अगर उसे मूव होना है तो द पाथ अलॉन्ग विच अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैन मूव इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू डू सो इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये पॉजिटिव चार्ज में से कंटिन्यूसली क्या निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ जा रही है, राइट नाउ अभी तो ये आइसोलेटेड चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ जा रही है, अज्यूम्ड नेगेटिव चार्ज एट इन्फिनिटी। जो इन्फिनिटी पे कोई अज्यूम्ड नेगेटिव चार्ज होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस तरफ जा रही है, ठीक है। सिमिलरली ये एक आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है, और अगर यह एक आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है तो आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से आती है, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से आती है, बराबर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से आ रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अज्यूम्ड पॉजिटिव चार्ज से आ रही है, अज्यूम्ड
पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से आ रही है? अज्यूम्ड पॉजिटिव चार्ज से आ रही है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि इफ़ इन अ केस अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को अगर हम लोगों ने एक दूसरे के पास में रख दिया, ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज में से तो कंटिन्यूसली क्या निकल रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, और ये नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से अंदर जा रही है। अब क्या होगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से, क्योंकि ये आइसोलेटेड तो है नहीं, तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से इधर जा रही है। तो एक्चुअली ये जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलो, ये रिपल्शन बोलो, ये जो भी फिनोमेना है, ये फिनोमेना मतलब पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर डिपेंड होता है। बराबर है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही है, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दोनों चार्ज मिल जाते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेंड होना शुरू करती है। अब जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, ये जो लाइंस है अगर ये ऐसे फैलेगी, इसकी लेंथ होती है, लेकिन अगर ये ऐसे फैलेगी, है ना, ये बेंड ओवर होगी, तो दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दीज फील्ड लाइंस स्टार्ट बेंडिंग। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेंड होना शुरू करेगी, और जैसे ये जो लेंथ है ये लाइन नीचे जाएगी। ऐसा इमेजिन करो ये दो बॉडी है और दोनों बॉडी कुछ रस्सियों से कनेक्टेड है। अब ये रस्सी अगर नीचे जाएगी और ये वाली रस्सी ऊपर जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है दोनों बॉडी एक दूसरे के नज़दीक आएगी, और जैसे दोनों बॉडी एक दूसरे के नज़दीक आएंगे आप बोलेंगे देखो सर अपोजिट पोलैरिटी ऑफ चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो हकीकत में ये पूरी कहानी अट्रैक्शन किसके ऊपर डिपेंड है? ये पूरा का पूरा अट्रैक्शन ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर डिपेंड है। अब अगर कोई सी पर्टिकुलर मीडियम में ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है दो चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, और अगर किसी पर्टिकुलर मीडियम में ये नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस कम है तो ऑब्वियसली बात है दो चार्ज के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा वो भी कैसा रहेगा? कम रहेगा। सिमिलर मैनर पर आप लोग रिपल्सिव फोर्स को भी देखते हो, जैसे कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये एक दूसरे के ऊपर लैटरल प्रेशर एग्जर्ट करती है। हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक प्रॉपर्टी है क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर आपने इन दो चार्ज को थोड़ा और नज़दीक लाया तो ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के ऊपर क्या एग्जर्ट करेगी? लैटरल प्रेशर एग्जर्ट करेगी, बट दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। और जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स हटाओगे तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे से क्या होगा? रिपेल हो जाएगा। एंड दिस फिनोमेना लीड्स टू द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू सिमिलर पोलैरिटी ऑफ चार्ज। दो सिमिलर पोलैरिटी ऑफ चार्ज के बीच में ये फिनोमेना क्या शो करता है? फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने यह देखा यहाँ पर कि अगर हमारे पास में इस तरीके से दो चार्ज है तो दो चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स या फिर रिपल्सिव फोर्स बोलना है तो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड रहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर डिपेंड रहता है। बराबर है ना। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर ये हमारे जो दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स है वो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर डिपेंड है तो किसी भी पर्टिकुलर मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी होगी, बराबर है ना, ये चेक करने के लिए हमारे पास में एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम है परमिटिविटी ऑफ मीडियम की परमिटिविटी। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले कूलम्ब्स लॉ देखा था। कूलम्ब्स लॉ में हम लोगों ने सिर्फ यही बोला कि दो चार्जेस के बीच में एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, बराबर है। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन सिर्फ और सिर्फ किसके कारण होगा? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कारण होगा, ठीक है ना। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक और कंसेप्ट बता देते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हम लोग ये देखते हैं कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि इसका मेन रीज़न ऐसा है कि द टेंजेंट ड्रॉन ऑन फील्ड लाइन at any point
gives direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो किसी भी पॉइंट पर, तो वो टेंजेंट क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे फॉर एन एग्जांपल ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो इस पॉइंट के ऊपर अगर मैंने इस तरीके से टेंजेंट बनाया, तो ये टेंजेंट क्या देगा कि भाई ये पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कितनी है, पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कितनी है, वो है ना, वो ये टेंजेंट ने शो किया। सपोज़ यहाँ पर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इस तरीके से, जस्ट आपने ऐसा इमेजिन किया कि यहाँ पर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इस तरीके से, और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने एक दूसरे को क्या किया है, ये देखिए, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी ये वाली, और ये रेड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ किया है, इसको यहाँ पर अगर टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये टेंजेंट ये पॉइंट है, और यहाँ पर सपोज ये पॉइंट ए यही है, ठीक है, ये पॉइंट ए यही है, तो ये पॉइंट ए पर एक टेंजेंट ये है, और पॉइंट ए पर ही दूसरा टेंजेंट ये हो गया। तो एक टेंजेंट ये हो गया आपका, और दूसरा टेंजेंट ये हो गया। तो ये भी एक टेंजेंट है और ये भी एक टेंजेंट है। तो बच्चों ये दोनों टेंजेंट किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या शो कर रहे हैं, डायरेक्शन। कब, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रही है। तो प्रॉब्लम ये हो गया कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होती है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन आ रही है। अच्छा, दूसरी बात कि टेंजेंट ही सिर्फ डायरेक्शन शो करना चाहिए, तो यहाँ पर अगर मैंने रिजल्टेंट लिया, तो मेरा जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, मतलब रिजल्टेंट डायरेक्शन बनेगी, वो कुछ इस तरीके से बन सकती है। तो दिस कॉन्ट्रडिक्ट द डेफिनेशन और द प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को सिर्फ जो टेंजेंट रहता है, टेंजेंट ही डायरेक्शन शो करता है। इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन शो नहीं कर सकते। बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शन इस तरीके से आप शो नहीं कर सकते। तो जिसके कारण हम लोग बोलते हैं कि कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं होगी कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। रीज़न, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं डेवलप करती है। जैसे कि अगर आप लोग मैग्नेट को देखते हो, जैसे कि ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, और अगर ये मैग्नेट का साउथ पोल है, तो आप लोग देखोगे मैग्नेट में क्या होता है कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है, साउथ पोल में एंटर करती है, फिर अंदर में वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाती है, और बाहर में नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है इस तरीके से क्लोज लूप बना लेती है, बराबर है। लेकिन इसके एकदम विपरीत जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिर्फ पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट हो जाती है, मतलब वो यहाँ से निकल के यहाँ पर आ रही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट हो रही है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि यहाँ पर कोई क्लोज लूप बनेगा, क्योंकि ये अंदर जा ही नहीं रही है। तो जस्ट ये पॉजिटिव चार्ज से निकल कर नेगेटिव चार्ज तक जा रही है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दिखेगा, एक कर्व दिखेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर बाकी की जो प्रॉपर्टीज़ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हैं कि जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा क्राउडेड रहेगा, उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी स्ट्रांग रहेगी। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्राउडेड नहीं है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की स्ट्रेंथ कम है, ठीक है। तो ये इस तरीके के पॉइंट्स आप लोगों ने देखे, ये दो इम्पॉर्टेंट था। और दूसरा क्या था कि हम लोगों ने किस तरीके से ये देखा कि दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स डेवलप होता है। यहाँ पर एक और कंसेप्ट है कि परमिटिविटी जो है मीडियम की, एक्चुअली में परमिटिविटी की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज़ मीन बाय द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो हम लोग बोलते हैं ऐसा नॉर्मली फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर्पस हम लोग बोलते हैं द एबिलिटी ऑफ मीडियम, मीडियम की एबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ मीडियम दैट एट हाउ मच एक्सटेंट, किस हद तक, एट हाउ मच एक्सटेंट मीडियम अलाउ इलेक्ट्रिक line of
forces to pass through itself. मीडियम कितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को अपने अंदर से पास होने के लिए अलाउ करेगा? मीडियम की इस प्रॉपर्टी को ही हम लोग बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मीडियम की परमिटिविटी। तो मीडियम की परमिटिविटी का मतलब क्या हो गया कि मीडियम कितना इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को अपने अंदर से पास होने के लिए अलाउ करेगा, बस। तो अगर मीडियम ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को अपने अंदर से पास होने के लिए अलाउ कर रहा है तो उस मीडियम की परमिटिविटी ज़्यादा है। और अगर कोई पर्टिकुलर मीडियम कम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को अपने अंदर से पास होने के लिए अलाउ कर रहा है तो उस मीडियम की परमिटिविटी कम है, बराबर है। इस तरीके से आप लोग क्या देखते हो? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब इसका ऐसा भी आप लोग कह सकते हो कि एक कंसेप्ट है रिलेटिव परमिटिविटी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो रिलेटिव परमिटिविटी। ये क्या था? ये डेफिनेशन थी परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये डेफिनेशन थी परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी या फिर इसको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। और ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आप लोग के से रिप्रेजेंट करते हो और रिलेटिव परमिटिविटी को आप लोग एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हो। ये क्या चीज़ है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब क्या? वैक्यूम। तो रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब होता है परमिटिविटी किसकी? मीडियम की, डिवाइड बाय परमिटिविटी किसकी? स्पेस की, या फिर आप इसको वैक्यूम भी बोलते हो। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम को आप लोगों ने एप्सिलॉन एम से रिप्रेजेंट किया और परमिटिविटी ऑफ स्पेस की जो एक कांस्टेंट वैल्यू है वो है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये किसकी वैल्यू है? परमिटिविटी ऑफ स्पेस, ठीक है। तो जैसे आप लोगों ने परमिटिविटी ऑफ स्पेस डिफाइन किया है जिसकी वैल्यू कितनी है? 8.85 इंटू 10⁻12, ठीक है। तो अब कहानी कैसी है कि रिलेटिव परमिटिविटी को आप लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हो। और डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है? इंसुलेटिंग मटेरियल। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि इंसुलेटिंग बिहेवियर कोई बॉडी कितना शो कर रही है, आप ये भी बोल सकते हो, है ना। तो डिग्री ऑफ इंसुलेटिंग बिहेवियर शोन बाय द बॉडी या फिर डिग्री ऑफ कंडक्टिंग बिहेवियर शोन बाय द बॉडी। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हम लोग बोलते हैं कि फॉर एयर, ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसकी वैल्यू हो जाती है 1, क्योंकि एयर काफ़ी अच्छा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, मतलब कंडक्शन अलो नहीं करती है ज़्यादा। फॉर मेटल, अगर हम लोग मेटल की बात करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इन्फिनिटी चले जाती है। अगर हम लोग फॉर वाटर की बात करते हैं, फॉर वाटर, तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू वहाँ पर 80 चले जाती है। तो अलग अलग मटेरियल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको और एक वे से देखते हैं कि भाई व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक, जैसे कूलम्ब्स लॉ क्या है, तो कूलम्ब्स लॉ में हम लोगों ने क्या बताया था? जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो 1/4πε m Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और जो एप्सिलॉन m था ये क्या था? मीडियम की एबिलिटी की मीडियम कितना इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को अपने अंदर से पास होने के लिए अलाउ करे। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने डेफिनेशन देखी, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी की, या फिर रिलेटिव परमिटिविटी को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलो या फिर रिलेटिव परमिटिविटी बोलो, इसका मतलब क्या होगा? परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ से हम लोग ये के मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन एम, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम के बदले एप्सिलॉन नॉट के भी बोल सकते हैं। तो जो फोर्स आएगा तो फोर्स कैसे रहेगा? F इज इक्वल टू 1/4π। अब यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ मीडियम था और यहाँ पे था Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं 1/4π परमिटिविटी ऑफ मीडियम के बदले एप्सिलॉन नॉट के मल्टीप्लाई बाय Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा फोर्स। हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट ये बात डिस्कस की कि जो भी हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मीडियम की परमिटिविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब आप एक ऐसा फोर्स पढ़ रहे हो जो कि मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है।
तो हम लोग बोलते हैं कि इफ़ टू चार्ज इज़ इन एयर, दो चार्ज हवा में हैं और उनके बीच का डिस्टेंस r है, तो फोर्स F इज इक्वल टू 1/4πε0, के बदले 1 रहेगा, ये रहेगा Q1 Q2 अपॉन r²। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इफ़ सेम चार्ज इज इन वाटर एट सेम सेपरेशन, अगर वही सेम चार्ज कहाँ पर है, पानी में है, और दो चार्ज के बीच का सेपरेशन भी सेम है, तो हम लोग बोलेंगे कि F वाटर इज इक्वल टू 1/4πε0 मल्टीप्लाई बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर Q1 Q2 अपॉन r²। अब लेकिन वाटर के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी रहेगी 80, तो कितना हो जाएगा ये 1/80 के की वैल्यू, और यहाँ पे आएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², ये फोर्स इन वाटर। तो आप लोग बोलोगे फोर्स इन वाटर इज इक्वल टू 1/80 टाइम्स, और ये जो वैल्यू है ये किसकी है, फोर्स इन एयर की वैल्यू है ना, जब दो चार्ज हवा में है तब, इज इक्वल टू फोर्स इन एयर। तो फोर्स इन वाटर इज इक्वल टू 1/80 टाइम्स फोर्स इन एयर। तो बोलने का मतलब क्या हो गया कि अगर दो चार्जेस को पानी में रखा है तो उनके बीच में जो फोर्स है ना, वो 1/80 टाइम से कम हो रहा है, किससे कंपैरिजन में, अगर वही चार्ज को हवा में रखा है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि चार्ज के बीच का मीडियम कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उन दो चार्ज के बीच में फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा। एक्चुअली दिस वाज द स्पेस फॉर द कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो हम लोग अभी एकदम शॉर्ट में कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों क्या होता है कि कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में हम लोग ये देखते हैं कि अगर हमारे पास में कोई दो चार्ज है, एक चार्ज ये है Q1 और एक चार्ज ये है Q2, और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसकी जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की प्रॉपर्टी यही है कि ये फोर्स कैसा है, सेंट्रल फोर्स है, मतलब दिस फोर्स एक्टिंग अलोंग अ लाइन, ये फोर्स उस लाइन के अलोंग एक्ट करेगा जो लाइन से ये दोनों चार्ज आपस में कनेक्टेड है। दिस फोर्स एक्ट अलोंग अ लाइन बराबर है ना, कनेक्टिंग द टू चार्ज।